हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है डियर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद रंजन सर पे। डियर आज हम लेकर आए हैं मच अवेटेड। बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के बारे में बताइए, तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और बिल्कुल डिटेल चर्चा करेंगे। डियर थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा बट डिटेल चर्चा करेंगे। डियर क्या आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ, तो डियर आप अपनी तैयारी मेरे साथ कंटिन्यू कर सकते हैं अनअकैडमी के माध्यम से, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आपको कोई भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है और आपको यहाँ पर मिलते हैं बेस्ट फैकल्टी, जहाँ से आप अपनी प्रिपरेशन का एक अलग स्टेप देखेंगे। तो डियर देर किस बात की है, जल्दी से जुड़ सकते हैं आप हमारे लाइव सेशन से। डियर मैं रंजन सर आपके लिए लेकर आता हूँ लाइव सेशन अनअकैडमी पर, और अगर आप मेरे साथ अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे, तो मुझे बेहद खुशी होगी। यार इसके लिए आपको क्या करना है कि इसके लिए आपको करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वीडियो के, जस्ट वहां पे सबसे ऊपर मेरा प्रोफाइल लिंक मिलेगा। ये उस प्रोफाइल लिंक पे क्लिक करना है और जैसे ही लिंक पे क्लिक करेंगे आप हमारे अनअकैडमी प्रोफाइल पे चले जाएंगे, जहां से अपकमिंग और प्रीवियस क्लासेस आप देख पाएंगे, एंड वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर काफी अच्छे कंटेंट मैंने बनाए हैं, काफी अच्छी क्लासेज हुई है, तो प्लीज आप एक बार जरूर ज्वाइन करें अनअकैडमी। और जनरली अगर आप ऐप नहीं इंस्टॉल किए तो आप प्ले स्टोर से आप ऐप यूज कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फोन में, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप। डियर जब भी आप इंस्टॉल करेंगे फोन में, आपसे एक कोड मांगा जाएगा और वो कोड अनलॉक कोड होगा। इट मीन्स आप अपने फ्री जो भी क्लासेज उसे अनलॉक करना है, और अनलॉक करने के लिए आपको ये कोड का इस्तेमाल करना जरूरी है। डियर वीडियो बोल रहा हूँ, क्लासेज के लिंक डियर और हमारे प्रोफाइल लिंक ये दोनों आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जल्दी जाइए, फॉलो कीजिए और स्टार्ट कीजिए हमारा लाइव सेशन फ्री ऑफ कॉस्ट देखना। चलिए तो आज हम देखेंगे सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के बारे में। डियर बिफोर आई स्टार्ट, ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जहां से आप हमसे जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। लाइक यूट्यूब पर तो आप हमें जानते ही, आप हमें फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आ जाइए, आप हमसे जुड़ जाइए, ट्विटर पे जुड़ जाइए, और इवन रंजन सर इंग्लिश आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो आप हमें कर सकते हैं। फिर आप अपनी क्वेरी को हमें व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक भेज सकते हैं, टेलीग्राम के माध्यम से भेज सकते हैं। इवन आप हमारी वेबसाइट विजिट जरूर कीजिए, जहां पे मैं बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लिखता रहता हूँ, और साथ ही साथ पीडीएफ भी वहां पे डालता रहता हूँ, जो आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की। ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस होता है ना, ये दो बेस पे होता है। जो सेंटेंस का टाइप होता है दो बेस पे होता है, एक होता है हमारा मीनिंग बेस पे और एक होता है हमारा स्ट्रक्चर बेस पे। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो स्ट्रक्चर बेस सीखने वाले, मीनिंग वाले हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए डियर, लाइक असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑब्जेक्टिव। तो ये सारी चीज हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो आज हम जो टाइप सीखने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर बेस्ड टाइप। कि अगर हम स्ट्रक्चर मतलब सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन पे ध्यान लगाएं, तो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से कितने तरह के सेंटेंस हो सकते हैं। तो डियर ये जो कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर बात करें तो हमारे पास तीन सेंटेंसेज है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। एक और सेंटेंस होता है, बहुत लोग जाते हैं यहाँ पर नंबर 4, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। डियर एक्चुअली वो कंपाउंड सेंटेंस ही होता है, ऐसा कोई इंग्लिश ग्रामर में कम से कम एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग उससे भी पढ़ते हैं कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स। हमारे एग्जाम की बात करो, अगर एकेडमिक लेवल की बात करें तो एकेडमिक लेवल पे भी हमें तीन ही जानने को है कि सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। चलिए तो आगे हम बढ़ेंगे और सबसे पहले हम जानेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होता है। सिंपल सेंटेंस, अ सिंपल सेंटेंस इज वन which expresses a single thought। इसके अंदर एक सिंगल थॉट होता है, मतलब जो भी आप बोलना चाहते हो सिंगल थॉट होता है। और जो हमारा ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो यहाँ है कि इट हैज ओनली वन सब्जेक्ट, इसमें सिर्फ एक सब्जेक्ट होगा और एक ही प्रेडिकेट होगा। अगर आप प्रेडिकेट ना जानना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि एक सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट की संख्या और फाइनाइट वर्ब की संख्या या प्रेडिकेट की संख्या एक हो तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंपल सेंटेंस होगा।
जैसे आगे में है कि द वर्ब यूज्ड इन सिंपल सेंटेंस इज फाइनाइट वर्ब, क्योंकि एक ही प्रेडिकेट है तो इस प्रेडिकेट के अंदर वर्ब भी होगा, तो ये वर्ब फाइनाइट होता है जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। क्या करेंगे हम उसको, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है। Therefore, a single main clause can be called a simple sentence. मतलब कहने का हुआ कि अगर हम एक सिंपल सेंटेंस बोलते हैं या मेन क्लॉज बोलते हैं, एक मेन क्लॉज बोलते हैं, उस मेन क्लॉज को हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। इट इज वन मेन क्लॉज एंड हैज नो डिपेंडेंट क्लॉज। आगे ध्यान ये भी रखना है कि एक मेन क्लॉज होगा सिर्फ, और इसके साथ कोई भी डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होगा। इसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस। आई होप हम बोलचाल की भाषा में जो भी सेंटेंसेस यूज करते हैं, बोलते हैं, जैसे ही इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, शी इज अ स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स, लाइक दे आर टीचर्स, दे आर लीडर्स, तो ये जो सारे सेंटेंसेस होते हैं डियर, ये सिंपल सेंटेंसेस के अंतर्गत आते हैं। आप जो भी एक सेंटेंस लिखते हो ना, सब जैसे हम टेंसेज के मान लेते हैं, अगर हम एक बेसिक लेवल पे चले, तो जो हम टेंसेज में सेंटेंस बनाते हैं, वॉइसेज में जो सेंटेंसेज बनाते हैं डियर, ये सारे के सारे सिंपल सेंटेंस होते हैं। मतलब ध्यान हमें सिर्फ इतना रखना है, कॉन्सेप्चुअली हमें ध्यान ये रखना है कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और प्रेडिकेट एक ही होगा, एक से अधिक प्रेडिकेट नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। क्योंकि एक कंफ्यूजन यहां पर लेकर के वर्ब को लेकर के है कि अगर किसी ने लिख दिया ही केम एंड सेट, तो इसको लोग कंपाउंड कहना शुरू कर देंगे, तो ये गलत हो जाएगा डियर। ये एक ही सब्जेक्ट का दो वर्ब्स है, एक सब्जेक्ट के लिए कितने सारे मल्टीपल वर्ब्स आ सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे कि ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस ही है, क्योंकि सब्जेक्ट और ये हमारा प्रेडिकेट, तो एक सब्जेक्ट हो गया और एक हमारा प्रेडिकेट हो गया। पॉइंट बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए इसे मैं इरेज कर देता हूं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो। जैसे एग्जांपल्स की ओर करें, शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वह मेरी एक दोस्त है। देखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे, एक सेंटेंस में और लिखता हूं, शी इज माई फ्रेंड। ये और ये दोनों का एक मीनिंग नहीं है, ये भी सिंपल सेंटेंस है, ये भी हमारा सिंपल सेंटेंस है। पॉइंट क्लियर, दोनों सिंपल सेंटेंस है बट हैविंग डिफरेंट मीनिंग, दोनों का अलग अलग मीनिंग है। यहाँ पे कहने का मतलब शी इज ओनली वन ऑफ माई फ्रेंड, ये सिर्फ अकेली मेरी दोस्त है, एंड आई हैव नो अदर फ्रेंड्स, मेरे पास और कोई दूसरे दोस्त नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें शी इज अ फ्रेंड ऑफ माइन, तो यहाँ पर जो ऑफ प्रेपोजिशन है ना, ये बता रहा है वन ऑफ मेनी, वन ऑफ मेनी, मतलब मेरे पास बहुत सारे दोस्त हैं और उनमें से एक दोस्त हुआ भी है। पॉइंट क्लियर, चलिए यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी बता दिया, दोनों के दोनों सिंपल सेंटेंस है। क्यों, ये सब्जेक्ट और ये पूरा का पूरा पार्ट जो है प्रेडिकेट है, ये सब्जेक्ट और ये पूरा का पूरा जो पार्ट है हमारा प्रेडिकेट है। हर हेयर वर्क करली, वाजी रहने दीजिए, हर हेयर वॉज करली, उसके जो बाल थे वो घुंघराले थे। यहाँ देखेंगे हर हेयर ये सब्जेक्ट है और ये हमारा सॉरी कंप्लीमेंट बोल रहा हूँ, प्रेडिकेट है। ठीक है, दे आर क्रिकेट प्लेयर्स, एक चीज अभी और समझाऊंगा, मेरे मन में वो चीज आ गया तो भी मैं बताऊंगा आपको। दे आर क्रिकेट प्लेयर्स, तो ये हमारा प्रेडिकेट वाला पार्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। वी हैव कंप्लीटेड आवर ग्रेजुएशन, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है अपना ग्रेजुएशन, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, पूरा का पूरा पार्ट प्रेडिकेट हो गया। अब जरा एक बात समझेंगे, दे आर बोथ लीडर्स एंड एक्टर्स, तो यहाँ पे ध्यान ये लगाना है कि अगर एंड देख लेंगे तो कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स पे मत चले जाएंगे। देखेंगे ना आप, ये हमारा सब्जेक्ट है और ये पूरा का पूरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट है, तो सब्जेक्ट की संख्या और प्रेडिकेट की संख्या एक ही है। सो ध्यान यही रखना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों एक ही होना चाहिए, एक एक अगर दोनों है दे आर कॉल्ड सिंपल सेंटेंस, उसको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे। बात करेंगे दूसरा हमारा है कंपाउंड सेंटेंस, दिस सेंटेंस व्हिच हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। अब जरा समझेंगे, कंपाउंड कहने का मतलब हो गया कि उसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट, अभी जो हम मेन क्लॉज के बारे में बात कर रहे थे उसी को हम इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं, या इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, इसे हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, मेन हो गया, ये तीनों का तीनों एक ही नाम है। तो वैसा सेंटेंस जिसमें कम से कम, याद रखना है, कम से कम
दो मेन क्लॉज हो, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। ईच क्लॉज कैन स्टैंड एज इंडिपेंडेंट सेंटेंस। अगर हम बात करें तो दोनों का एक दूसरे से कोई लिंक नहीं होता है, बल्कि दोनों अपने आप में पूरा का पूरा मीनिंग कन्वे करता है। एंड कन्वेज द गुड सेंस इन इट्स सेल्फ, मतलब अपने आप से वो पूरा मीनिंग करता है। अगर हमने दो क्लॉज, दो सेंटेंसेस लिखे एक साथ, अगर वो कंपाउंड सेंटेंस है तो दोनों का एक दूसरे से रिलेशन नहीं होगा, जैसा हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में देखेंगे। मोर एवर सच क्लॉजेज आर ज्वाइंड बाय सम कोऑर्डिनेट कंजंक्शन। अब ये चीज हमारे लिए नया आ गया कि जब हम कंपाउंड सेंटेंस की बात करेंगे डियर, तो वी मस्ट हैव अ कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। अब यहाँ पर हमारे पास एक कंजंक्शन का टाइप आ गया कोऑर्डिनेट। तो कहने का मतलब हो गया कि वैसे दो सेंटेंसेस जिनको दो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ दिया जाए, वैसे दो सेपरेट सेंटेंसेस है, दो मेन क्लॉजेज है, उनको अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज से कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जोड़ दिया जाए तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बनेगा। पॉइंट क्लियर? दो मेन क्लॉज है, उसको आप क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से ऐड कर दे रहे हैं, जोड़ दे रहे हैं। अब आ गया है द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज्ड टू ज्वाइन द मेन क्लॉज आर and, for, nor, but, so, yet, और। अभी क्या रहा है कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन मेनली हम इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड सेंटेंस बनाने में, ये होते हैं एंड, फॉर, नॉर, बट, सो, येट, और। These clauses are also sometimes joined by using a semicolon। कभी कभी क्या कर दिया जाता है ना कि हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हटा देते हैं। अब उस केस में जब हटा देते हैं तो हम सेमीकोलन का यूज कर लेते हैं। याद रहेगा कि अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने नहीं लिखा है तो वहां पर सेमीकोलन आ जाएगा। अब ये दूसरी पॉइंट है, इस पॉइंट को आगे समझेंगे। ये हमारा पूरा का पूरा हो गया। या तो आप सीसी को लिखिए, सीसी का मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या सेमीकोलन को लिखिए। इधर कैन बी यूज्ड, बट हम बेहतर मानते हैं कि हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करें सो दैट आगे वाले को मीनिंग पता हो। ठीक है? अदरवाइज जब भी हम कोई कंजंक्शन से दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, कंजंक्शन अगर आप हटा भी देंगे ना तो मीनिंग वो वही कन्वे करेगा। अब आगे कभी ट्राई करेंगे, कोई भी आप कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से दो सेंटेंस जोड़िए, ठीक है, और उसमें आप जो भी कंजंक्शन लगाते हैं उसको आप रिमूव करके मीनिंग समझने की कोशिश कीजिए कि क्या बिना कंजंक्शन के ये मीनिंग वही दे रहा है। जस्ट अ डेमो मैं अभी दिखाऊंगा यहाँ पे। A comma may or may not be used before the coordinating conjunction in a compound sentence। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लिखेंगे उसके पहले एक कॉमा जरूर लगा देंगे। ठीक है? मतलब हमने सेंटेंस लिखा, कंजंक्शन लगाया, यहाँ पर एक कॉमा जरूर लगा देंगे। ठीक है? अब जरा देखेंगे। पहले तो मैं ऊपर वाले पॉइंट को क्लियर कर दूंगा। जैसे हमने लिखा he is rich, he is rich but greedy, he is rich but greedy। अब जरा इस बात को समझेंगे कि हमने क्या करा, ऐसे लिखा, या पूरा एक सेंटेंस लिखता हूं तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। he is rich but he is greedy। अगर हमने ऐसा करा कि he is rich, हमने हटा दिया इसको और सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है, he is greedy, क्या वही मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा जो ऊपर वाला मीनिंग कन्वे कर रहा है? he is rich, he is greedy। तो अगर हमारे पास नॉलेज है कि यहाँ पे कंजंक्शन आना चाहिए था तो हम मीनिंग लगा लेते कि कौन सा कंजंक्शन यहाँ पर फिट बैठेगा। ठीक है? अब जरा आगे बढ़िए। तो यहाँ पर देखेंगे द रूम वॉज स्पेसियस बट, यहाँ पर देखेंगे कॉमा यहाँ पर जरूर लगा दिया करेंगे। ठीक है? द रूम वॉज स्पेसियस बट इट वॉज डर्टी। अब इधर जरा देखेंगे, यहाँ पर जो हमने बात बताई अभी आपको, ठीक है, यहाँ पर जो बात बताई कि सेमीकोलन लगाएंगे, अब इधर भी हम लगा करके देखेंगे द रूम वॉज स्पेसियस बट इट वॉज डर्टी। आप यहाँ से क्या करें ना, इसको हटा दें और यहाँ पर हम सेमीकोलन लगा दें। ठीक है? सेमीकोलन लगा दें, द रूम वॉज स्पेसियस इट वॉज डर्टी। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर बट ही कंजंक्शन आएगा। अब जरा देखेंगे कि इसमें जो है दो इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस हैं। ठीक है? इट वॉज डर्टी अलग है, मतलब इट वॉज का मतलब इट का मतलब रूम, रूम वॉज डर्टी, रूम वॉज स्पेसियस, दो अलग अलग सेंटेंसेज है, दो अलग अलग क्लॉजेज है, दोनों का अपना मीनिंग है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करता है। देखेंगे जरा, ये दोनों सेंटेंसेज अलग अलग हो गए। शी इज गुड एट इंग्लिश बट हर सिस्टर इज गुड एट मैथमेटिक्स। वह अंग्रेजी में अच्छी है जबकि उसकी बहन मैथमेटिक्स में अच्छी है। यहां से आप इसको हटा करके सेमीकोलन लगा दीजिए।
अब आइडियाज आपको बेहतर लग पाएगा कि शी इज गुड एट इंग्लिश, ओ सॉरी हेयर नहीं, हर सिस्टर इज गुड एट मैथमेटिक्स, उसकी बहन जो है मैथमेटिक्स में अच्छी है। आई एम सॉरी फॉर आई डिड नॉट हेल्प यू। अब यहाँ पर फॉर का मतलब क्या है? देखो आई एम सॉरी एक अलग है कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, आई डिड नॉट हेल्प यू मैंने आपकी मदद नहीं की, तो अलग अलग सेंटेंसेस है। ठीक है, अब जरा देखेंगे यहाँ पर जो फॉर कंजंक्शन है एक्चुअली ये बिकॉज के सेंस में यूज हो रहा है, बिकॉज के सेंस में यूज हो रहा है, इस बात का ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैंने आपकी मदद नहीं की, ठीक है, उसके लिए मुझे माफी चाहिए या माफ कर दो। ठीक है, तो हमें कंपाउंड सेंटेंस समझ में आया। अभी हम थोड़ा सा एक और छोटा सा ट्रिक आपके साथ शेयर करेंगे कि ट्रिक टू रिमेंबर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसे हम कहते हैं फैन वॉइस। क्या कहते हैं? फैन वॉइस। फॉर ए से एंड, एन से नॉट, बी से बट, ओ से और, वाई से गेट, एस से सो। तो ये हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन याद करने का एक ट्रिक है। ये फैन वॉइस आखिर होता क्या है? ध्यान रखेंगे जब भी इससे दो मेन क्लॉज को आप जोड़ेंगे, मेन क्लॉज प्लस सीसी प्लस मेन क्लॉज, तो ये आपको क्या बना के देगा? ये बना के देगा आपको कंपाउंड सेंटेंस। ये आपको बना के देगा कंपाउंड सेंटेंस। चलिए, आई होप सिंपल और कंपाउंड समझ में आया कि जब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करके दो सेंटेंसेज को जोड़ दिया जाएगा, मर्ज कर दिया जाएगा, उसे हम कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। नेक्स्ट आते हैं डियर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस? अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इज वन व्हिच हैज ओनली वन मेन क्लॉज। अंडरलाइन करेंगे, एक मेन क्लॉज होगा, इसे ही हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लॉज। अभी हमने आपको पहले बताया कि मेन क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज। तो अब यहां पर मैं इसको स्ट्रक्चर फॉर्म में लिख देता हूं कि एक हमारा प्रिंसिपल क्लॉज होगा, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में पीसी लिख देते हैं, प्लस यहां पर आएगा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एसओसी मैं लिखता हूं शॉर्ट में इसको, सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, या इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, एससी प्रिंसिपल क्लॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, और इसके बाद एक क्लॉज हमारा और होगा जिसको हम डिपेंडेंट या एससी ही कहते हैं। ठीक है, इसे हम कहेंगे डिपेंडेंट क्लॉज। देखेंगे ये कंजंक्शन है हमारा। जिस तरीके से कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल हो रहा था, उसी तरीके से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, या कभी कभी हम रिलेटिव प्रोनाउन का भी इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी हम किसका यूज कर लेते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन का। समझेंगे, एक मेन क्लॉज, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये दोनों को अगर किसी तरीके से जोड़ दिया जाए, तो हमें पता है कि अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो ये एक जो कंजंक्शन जो लेगा ना, वो कंजंक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ही होगा। अब देखेंगे, जैसा हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात कर रहे थे, दो सेपरेट सेंटेंस है, दो सेपरेट सेंटेंस है, लेकिन यहां पर दोनों सेपरेट सेंटेंस नहीं होंगे। यहां पर जो सेंटेंसेज होंगे ये हमेशा अपने मीनिंग के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करेगा। मतलब उसमें टाइम, रीजन, कॉज, ये कुछ ना कुछ बताने का काम करेगा। जरा देखेंगे, द मेन क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज आर जॉइंड बाय सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सच एज ऑल्दो, बिकॉज, सिंस, अनलेस, व्हेन, और रिलेटिव प्रोनाउन सच एज हु, दैट, व्हिच। तो कहने का मतलब कि इतने से जो जुड़े दो सेंटेंसेज होंगे, बस आप आंख बंद करके ये भी याद रख सकते हैं कि जो सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन और भी होते हैं, आप इसकी लिस्ट निकाल लेकर के देख सकते हैं, इसकी पूरी लिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है हु, दैट, व्हिच, अगर इनसे सो सेंटेंसेस जुड़े हैं और ये जो पूरा सेंटेंस बनके तैयार होगा, दैट विल बी अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वो कैसा सेंटेंस बनेगा? कॉम्प्लेक्स बनेगा। The main clause is independent clause while subordinating clause depends on main clause to convey a good sense. वो अपना सेंस के लिए, एक अच्छे मीनिंग के लिए डिपेंड करेगा मेन क्लॉज पे। ठीक है, अब जरा देखेंगे क्या मीनिंग करेगा ये कन्वे। देखिए मैं यहाँ पे बताता हूँ, या आते हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ she rested when the work was finished। अब जरा देखेंगे कि यहाँ पर जब हमने वर्क लगाया है, सॉरी when लगाया है, जो कंजंक्शन है ये, ठीक है, she rested, उसने आराम किया, when the work was finished, कब? जब काम समाप्त हो गया।
तो इसका रेस्ट करने का रीजन है काम समाप्त हो गया, दैट इज वाई उसने रेस्ट किया है। अगर हम इसको अलग कर दें, व्हेन द वर्क वाज फिनिश्ड, आप अलग करके देखिए, व्हेन द वर्क वाज फिनिश्ड, क्या ये अपना मीनिंग कन्वे कर रहा है? अब ग्रामेटिकली अगर हम इसको अलग करके सिंपली सोचेंगे तो ये गलत है। हम वेन से डायरेक्ट इस तरह का सेंटेंस नहीं बना सकते हैं। अगर ऐसे सेंटेंस मिलेंगे तो हमें बनाना पड़ेगा व्हेन वाज द वर्क फिनिश, फिर हमें ऐसे सेंटेंसेस बनाने पड़ेंगे। सो पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा। आई सॉ अ मैन हु वाज वियरिंग अ रेड शर्ट। अब जरा देखेंगे, हु वाज वियरिंग अ रेड शर्ट, ये पूरा का पूरा इस मैन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है डियर। कि सबऑर्डिनेट क्लॉज एक्चुअली होते क्या, जरा इसको और डिटेल में मैं समझाऊं आपको। प्रिंसिपल क्लॉज में क्या क्या आएगा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम बात करते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज की, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज इधर ही आए किसी नाउन, किसी प्रोनाउन, किसी टाइम या किसी भी चीज को रेफर करता है, उसी के लिए आता है। इवन ये हो सकता है, ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज हो इधर आए सब्जेक्ट या वर्ब या ऑब्जेक्ट के बारे में बताए। हमेशा ध्यान रखेंगे, जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है एक्चुअली वो डिफाइनिंग क्लॉज होता है। वो क्या करता है कि जो मेन क्लॉज में नाउन आया हो, प्रोनाउन आया हो, वर्ब आया हो, एडजेक्टिव आया हो, एडवर्ब आया, उसको डिफाइन करता है वो आगे और उसको मीनिंग को कैरी करता है। जरा यहां पर देखेंगे, आई सॉ अ मैन हु वाज वियरिंग अ रेड शर्ट। अब ये जो हु वाज वियरिंग अ रेड शर्ट है ना, इसका मीनिंग तभी संभव है जब हमारे सेंटेंस में मैन है। अगर हम सेंटेंस में मैन हटा देंगे तो सेंटेंस का कोई मतलब नहीं होगा। तो यहां से भी आप प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज में अंतर पता कर सकते हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज इज दैट क्लॉज which always conveys the meaning of something that is inside the main clause। जो मेन क्लॉज के अंदर कुछ है उसी के बारे में कुछ ना कुछ आपको जानकारी देगा। He helped a child who was crying। अगर हम बात करें who was crying, तो ये इस चाइल्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर चाइल्ड नहीं तो who was crying का कोई मतलब नहीं। बात समझ में आई? लेकिन अगर वही हम चाहते बैक थोड़ा सा कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में बात करते कि लाइक आई एम रिच एंड आई एम ग्रेडी, तो ना आई एम ग्रेडी का आई एम रिच से मतलब है, ना आई एम रिच को आई एम ग्रेडी से मतलब है। पॉइंट क्लियर है? सबऑर्डिनेट क्लॉज बहुत अच्छे से समझेंगे तब ये जाकर के पॉइंट क्लियर होगा। अगर हमें सबऑर्डिनेट क्लॉज समझ में आ गया तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आसान है। पॉइंट क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल जानकारी में दे रहा हूं, क्योंकि वी कैन स्टार्ट अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस विद द मेन क्लॉज एज वेल एज द सबऑर्डिनेट क्लॉज। आपकी मर्जी, आप जैसे लिखना चाहें, पहले किसको लिखना चाहते हैं आपकी मर्जी, आप जैसे लिखें। However, if it starts with a subordinate clause, a comma must be used after the sorry, ये यहाँ पर डियर मेन क्लॉज होगा। If it starts with the main clause, a comma must be used after the subordinate clause। एक सेकेंड, ये थोड़ा सा ना डियर गलत हो गया, तो इसको समझेंगे। देखिए मेरा बात कहने का है जो कि if it starts with the main clause, a comma must be used, यहाँ पर आफ्टर ना होगा डियर, यहाँ पर होगा बिफोर। थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया कि अगर हम किसी मेन क्लॉज को पहले रख रहे हैं तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के पहले एक कॉमा लगा दीजिए। बट इफ इट स्टार्ट्स विद द मेन क्लॉज, दोनों वही हो गया ना। ऐसा करता हूं मैं, इसको थोड़ा सा आप हमें लाइक एक सेकेंड, इसको हम क्या करते हैं कि इस तरीके से समझते हैं। एक सेकेंड यार, लाइक ये मिस्टेक हो गया कि इफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टार्ट with the main clause, however it starts with the subordinate clause, a comma must be used before, एक सेकेंड here, before the subordinate clause। बिल्कुल बढ़िया। if it starts with the main, यहाँ होगा डियर subordinate clause। ये थोड़ा सा सब चलिए अब बिल्कुल सही हो गया डियर, थोड़ा सा एरर आ गया था, ये टाइपिंग मिस्टेक्स। चलिए अब जरा समझेंगे। however it starts with a subordinate clause, a comma must be used before
सबऑर्डिनेट क्लॉज से अगर हम स्टार्ट करेंगे तो ये जो है यहाँ पर स्टिल एक गलत है मेन क्लॉज। देखेंगे जरा, समझेंगे, इस पॉइंट को क्लियर हो जाएगा कि अगर हम बात कर रहे हैं कि सबऑर्डिनेट क्लॉज से आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जो मेन क्लॉज आएगा उसके बीच में एक कॉमा जरूर लगा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप मेन क्लॉज से स्टार्ट कर दे रहे हो, सिंपल सी बात है कि अगर आप मेन क्लॉज से स्टार्ट कर रहे हो तो कॉमा का इस्तेमाल नहीं होगा। देखेंगे जरा, आई टीच यू इफ यू कम हेयर। अब जरा देखेंगे, उसी पॉइंट को मैं यहाँ पर रेफर किया हूँ, जरा समझेंगे। आई शैल टीच यू, ये हमारा मेन क्लॉज है, ठीक है, इसको हम पीसी बोलेंगे, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। इफ यू कम हेयर, ये हमारा है सबऑर्डिनेट क्लॉज। यहाँ पर हमें कहीं भी कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा कंजंक्शन का काम कर रहा है। लेकिन अगर हमने सबऑर्डिनेट क्लॉज को पहले लिख दिया तो एक कॉमा यहाँ पर जरूर आएगा, एक कॉमा यहाँ पर जरूर आएगा। इट इज क्वाइट हॉट टुडे ऑल्दो इट इज रेनिंग। अब देखेंगे जरा, ऑल्दो के साथ ये सेंटेंस लिखा है, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया, तो हमें कोई कंजंक्शन की जरूरत नहीं है, सॉरी कॉमा की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हमने ऑल्दो को पहले कर दिया तो यहाँ पर एक कॉमा की जरूरत पड़ेगी। यू कैन नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क सिंसियरली। अब यहाँ पर चूंकि अनलेस से स्टार्ट है तो हमें कॉमा की जरूरत नहीं है, एंड अनलेस यू वर्क सिंसियरली यू कैन नॉट सक्सीड, तो यहाँ पर हमें कॉमा की जरूरत है। तो बात समझ में आई कि वही बात मैं वापस आपको लेकर के चलता हूँ, यही बात यहाँ पर लिखा हुआ था, थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया कि however if it starts with a subordinate clause a comma must be used before the main clause। मेन क्लॉज के पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक कॉमा लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सबऑर्डिनेट क्लॉज से स्टार्ट है, ये ना दिक्कत है ही है, इसको रहने दीजिए, छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट हमें समझ में आ गया कि हमारा मेन पॉइंट, मेन कंसर्न क्या है, ठीक है। चलिए, आई होप ये समझ में आया। लास्ट में थोड़ा सा टाइपिंग एरर ज्यादा हो गया था, तो आई होप समझ में चीजें आई कि किस तरीके से हम सबऑर्डिनेट क्लॉज के सहारे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के सहारे मेन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के सहारे कंपाउंड सेंटेंस को बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस में हमें कोई भी कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। आई होप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है। चलिए मिलेंगे हम एक नए वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।